बैरन डाकिया। एक जिंदगी की तमाम कुरूपताएं गोया तुम्हारी समूची जीवनी, और तुम पूरे लौट आते हो और बचाव का कोई रास्ता नहीं सूझता, किसी घिरे हुए जानवर की तरह। विष्णु खरे। स्मरण और विस्मरण के हिंडोले में डोलती हुई कुछ फुहारें चेहरे को भिगो जाती हैं और संस्मरण का हिस्सा बन जाती हैं। कुछ स्मृतियां ठंडी फुहार होती हैं तो कुछ गरम लावा। इनसे गुजरते हुए गरम नमकीन मोती टपकते हैं और पीछे नमी का एहसास छोड़ जाते हैं। सुसुम बूंदों को बटोरना जमी स्मृतियों को पिघलाना है, जिन्हें समेटते हुए यादें भी बिलबिला उठती हैं। जमी हुई स्मृतियां खुरंट की तरह होती हैं, जरा सा छीलो तो पुराना घाव अपने नएपन के साथ सिर निकाले मिलता है। एक ऐसा ही खुरंट मेरी जिंदगी में भी है, जो हमेशा हरा होने की याद सा साथ रहता है। पिछले दिनों वर्ष 1998 में आई फिल्म दुश्मन की अचानक ही याद आ गई। इस फिल्म का एक गाना मुझे बहुत अधिक पसंद है, प्यार को हो जाने दो। दोनों जुड़वां बहनों की भूमिका में काजोल का जबरदस्त अभिनय तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा चमत्कृत किया था डाकिये के किरदार में आशुतोष राणा ने। जिस तरह बदलते भाव के साथ चमकती आंखों, भाव भंगिमाएं और अपनी वजनदार शातिरपने भरी आवाज का इस्तेमाल किया है, उसकी बराबरी का दूसरा उदाहरण खोजना मुश्किल है। फिल्म हो या कहानी या फिर कोई कविता, इससे गुजरते हुए स्वाभाविक तौर पर आप अपने आप को उसमें ढूंढने लगते हैं, कनेक्ट स्टैब्लिश करने लगते हैं, और इसी के साथ आपकी स्मृतियों की शांत सतह पर हलचल होने लगती है। खट्टी मीठी स्मृतियां अवचेतन में निवास करती हैं। स्मृतियां गहरी नींद की तरह सुप्त रहती हैं, और इसी नींद से उनींदी के सफर में कभी किसी रोज समय की सुई विपरीत दिशा के साथ घूमते हुए हमें उस अवस्था में ले जाती है जहां तितलियों और गिलहरियों वाली जिंदगी चेतन में चलचित्र की तरह मन पर छाने लगती है। भले हम उड़ने और कूदने में कितनी ही बार गिरे हों, लेकिन यादों के सबसे ज्यादा अजीज वही पल होते हैं। गमलों के 10 बजिया फूल हों या खुले लहलहाते खेतों में कालीनों से बिछी पीली सरसों के दृश्य, और इन पलों के बीच से बल खाता बचपन। कौन भूल सकता है उस खूबसूरत समय को जब उसी खेतों की मेड़ पर खुले हुए आकाश और खिली हुई धूप में किताब सीने पर टिकाए और मुंह पर गमछा डाले घंटों पड़े रहते थे। बम फुटका चुनकर खाते और हेलीकॉप्टर वाली तितली की पूंछ में धागा बांधकर उड़ती हुई तितली को बार बार नीचे खींचते रहते। वैसे वातावरण में सपनों की उड़ान देखने का अपना ही आनंद था। बचपन अपनी नादानियों के साथ लुका छिपी खेलते हुए बढ़ता गया। उन लुका छिपी वाले पलों में कई पल ऐसे हैं जिन्हें याद करते ही शब्द किलकारी भरने लगते हैं और घटनाएं मीठी मनौती की तरह याद आती चली जाती हैं। लेकिन कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो आत्मा पर सीधे अपने पंजे गाड़ा देते हैं। उनकी खरोंचें नासूर बन जाती हैं। वो पल कभी ठीक नहीं होने वाले जख्म की तरह त्वचा पर हमेशा टिके रहते हैं। कई बार हम उनकी टीस से बेखबर हो जाते हैं। वो हमारी संवेदना के सामने से हटी रहती है, मानो त्वचा का कोई बेजान हिस्सा हो जो अब भी हमारी देह से चिपकी है, लेकिन उसका मृत त्वचा बन चिपक जाते हैं। स्पर्श करते ही आप उस पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं और अपने आप को वापस अंधेरी गुफा के सामने खड़े पाते हैं। बात उस समय की है जब लखीसराय में शहर से दूर सरकारी अस्पताल के ठीक पीछे एक छोटे से हिस्से में हम रहते थे। 80 के दशक में बिजली पूर्णिमा और अमावस्या की तरह अपनी मियाद पर ही आती और जाती थी। लालटेन और पेट्रोमैक्स का जमाना था। हमारा घर अस्पताल के बिल्कुल पीछे और उससे सटा हुआ था। इस कारण रोगियों के कराहने और चीखने की आवाजें कुत्तों के भौंकने से ज्यादा तेज और तीव्र होती थीं। किताबों का उपयोग पढ़ने से ज्यादा कान बंद करने के काम आता था। डिलीवरी रूम भी बगल में ही था, जहां से प्रसव पीड़ा और दर्दनाक चीखों से इतर जिजीविषा की किलकारियां भी सुनाई पड़ती, जो उन उदास समय के खालीपन को भरने के लिए खुशियों के मुस्कान भरे पल लेकर आती। अब तक हम लोग अव्यवस्था में भी व्यवस्था के साथ सुंदर सामंजस्य लिए जिंदगी काटने को अभ्यस्त हो चुके थे। 4वीं या 5वीं कक्षा में रहे होंगे। हमारा परिवार चूंकि अपने मूल संयुक्त परिवार से अलग अकेला रहता आया था, इसलिए कोई चिट्ठी पत्री, संदेह समाचार
अपना कोई नातेदार रिश्तेदार हमारी सुध लेने हमारे घर नहीं आता था, पर डाकिया चाचा अस्पताल और कचहरी में डाक बांटने के बाद हमारे घर पानी पीने जरूर आते थे। चाय, बिस्किट और पानी पूरे अस्पताल में सबसे आसानी से हमारे घर में ही सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध रहता था। क्योंकि अस्पताल शहर से 2-3 किलोमीटर दूर था, तो हर कोई जो साइकिल से अस्पताल आता पसीने से लथपथ ही होता। डाकिया चाचा भी उन्हीं में से एक थे। गहरे सांवले, बाल न के बराबर, चश्मा गांधी वाला, साथ में खादी का थैला। जब भी आते पानी पीते और फिर साइकिल पर बिठाकर मुझे अस्पताल का एक पूरा चक्कर घुमा देते। साथ ही अच्छी कहानियां भी सुनाते, बिल्कुल छोटी छोटी पर अच्छे इंसान बनने की सीख देने वाली। उनका व्यक्तित्व इतना सहज और भरोसा दिलाने वाला था कि उम्र का अंतर मिट जाता। गंभीर बातों को भी इतनी सहजता से समझाते कि क्लिष्टता परे रह जाती और संदेश सीधे दिल तक पहुंच जाता। सच में हम दोनों के बहुत अजीज थे डाकिया चाचा। उन्हीं दिनों एक अंगूर बेचने वाला भी आता। दिन दिन भर अस्पताल के सामने टोकरी में अंगूर बेचता और ढलती दोपहरी में हमारी तरफ से गुजरता, हमारे चापाकल पर पानी पीता और मेरी आंखों में अपनी जलती हुई आंखें डाल देता, और इसी के साथ हाथ में 2 दाने अंगूर के भी। पता नहीं उस गरीब अंगूर वाले को मुझसे सहानुभूति थी या हमसे अमीर होने का गुमान। शुरुआत में मुझे उससे 2 दाने अंगूर लेना अच्छा नहीं लगता था। लगता जैसे उसकी आंखों से गर्म शीशा पिघल 2 कंचों की शक्ल लिए अंगूर बन मेरी हथेली में उतर आया है। गरीबी और स्वाभिमान रोज आपस में लड़ते, पर धीरे धीरे मेरी आंखों का पानी सूख गया और मैं आराम से उसके दिए हुए अंगूर के 2 दाने बड़े चाव से खाने लगा। शायद हृदय में पानी भी पत्थर बनने के सफर में था। यही अंगूर डॉक्टर सिंह के छोटे बेटे के पास खोमचा भर रहते थे और झूले पर बैठकर जब वो खाता तो हम दूर से उसे देख जलते रहते। कालांतर में धीरे धीरे हमें इस अंगूर ने, या यूं कहें कि पाने की चाह ने, कुछ हट कर करने के लिए हमेशा प्रेरित रखा। मैंने मान लिया था कि दूसरे के अंगूर खट्टे हैं और खुद के कमाए अंगूर मीठे होते हैं, इसलिए मैं पढ़ता गया। खैर, बालमन इतना ही कोमल होता है कि मामूली सी बात भी मन में कहीं ठहर जाती है और जीने का मकसद बन जाती है। एक दोपहर की बात है, रोज की तरह डाकिया चाचा आए। उनके हाथ में दुष्यंत कुमार की कविताओं का संकलन था। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से देखा और किताब दे दी। बिल्कुल साफ और दृढ़ गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, इसे पढ़ना, क्रांति लानी है बेटा, और सच्ची आजादी अभी बहुत दूर है। मैं उनकी शक्ल में राष्ट्रपिता गांधी को देख रहा था। उन्हें याद करते हुए विनोबा भावे और महात्मा का मिश्रित चेहरा कई दिन तक मेरे सामने घूमता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे कार्यकाल का आज अंतिम दिन है और कल से कोई और शख्स आएगा मेरे बदले पत्र बांटने। माँ ने उन्हें मिठाई और पानी के साथ उस दिन चाय भी पिलाई। उस दिन वो जब तक हमारे साथ रहे उनकी आंखें भीगी भीगी रहीं। स्नेहाशीष देकर हम दोनों के माथे को उन्होंने चूमा और फिर जो गए तो कभी नहीं लौटे। उनकी मीठी यादें मुझे लगन के साथ और ज्यादा पढ़ने को प्रोत्साहित करती रहीं। इस घटना के कुछ दिन बीत गए। सब हमारे घर के बाहर रखे मटके का पानी पीने आते, पर कोई डाकिया नजर नहीं आता। धीरे धीरे मेरी स्मृति में इंतजार की रबर चलती रही और डाकिये की छवि मेरे जहन से धूमिल हो ही रही थी कि एक दिन अचानक एक प्रौढ़ डाकिये ने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पतले दुबले और सांवले से। इस बार चश्मा गायब था और बाल घने और पीछे से मिथुन कट थे। उनके हाथ में हमारे लिए एक पत्र भी था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे भाई के नाम का पत्र है। भैया बाहर आए तो पत्र लेकर खुशी से झूमने लगे। दरअसल सैनिक स्कूल तिलैया के लिए उनका चयन हो गया था और ये उनके दाखिले का आमंत्रण पत्र था। हम सब खुशी से नाच उठे। ये सिर्फ भैया नहीं, हम सब के सपनों के सच होने वाला पल था। माँ के सिखाए अनुसार हमने नए डाकिये को भी पानी बिस्कुट दिया और चाय पिलाई। उन्होंने खुशखबरी के बदले बख्शीश और मिठाई मांगी, जो हमारे बस में उस समय नहीं था, तो स्पेशल चाय से काम चलाना पड़ा। उस पत्र ने हमारे बड़े भाई को हमसे दूर सैनिक स्कूल तिलैया पहुंचा दिया। अब दोपहर में मैं और दीदी दोनों अकेले घर पर रहते। माँ देर शाम काम से लौटती। पिता जिंदगी में अनुपस्थित हो चुके थे। समय के साथ नए डाकिया भी हमारे घर नियमित रूप से आने लगे।
उनसे भी हम सबकी घनिष्ठता वैसी ही बढ़ने लगी जैसे पुराने डाकिया चाचा के साथ थी। सब कुछ पहले की तरह ही सामान्य होने लगा। फिर से मैं डाकिया चाचा की साइकिल पर सवारी करता, वो मुझे पूरा एक चक्कर घुमाते, फिर मैं वापस घर लौटकर पढ़ने लगता। बदला था तो गप करने का तरीका, किस्से कहानी का विषय। इन नए विषयों के साथ कुछ दिनों बाद डाकिया चाचा चॉकलेट भी लाने लगे। दीदी नहीं लेती पर मैं आराम से ले लेता उसके हिस्से का भी। दीदी डांटती पर मैं थेथर हो चुका था। चॉकलेट अंगूर से मीठे लगने लगे थे। एक दिन की घटना है, दोपहर ढलान पर थी, सूरज पीला से नारंगी हो चला था और मैं अस्पताल के ठीक सामने दोस्तों के संग खेल रहा था। अचानक नजर पड़ी मेरे सामने डाकिया चाचा मुस्कुराते हुए खड़े हैं। साइकिल उन्होंने वहीं अस्पताल के सामने ही खड़ी कर दी थी और मुस्कुराते हुए इशारा किया कि मैं उनके साथ अस्पताल के अंदर चलूं। उन्होंने सीढ़ी के पहले रुक कर कहा, जरा थैला पकड़ना, मैं ऊपर पहली मंजिल पर खत देकर आता हूं। और डाकिया चाचा धड़धड़ाते हुए ऊपर चले गए। मैं चिट्ठियों का थैला संभाले वहीं उनका इंतजार करने लगा। शनिवार का दिन था और लगभग छुट्टी जैसा माहौल भी। ऐसे समय में अस्पताल नहीं शमशान लगता था। अगर बिजली नहीं हो तो भीतरी गैलरी में दिन में ही घुप अंधेरा सा छा जाता था। ऊपर से जब डाकिया चाचा वापस लौटे तब मैंने चिट्ठियों से भरा थैला अपनी गोद में लिया हुआ था। आते ही डाकिया चाचा ने मुझे गोद में थैले के साथ उठा लिया। वो बड़े प्यार से बातें करने लगे। उन्होंने परियों की कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें छोटे राजकुमार ने राजा के सवाल करने पर उनको नमक जितना अहम बताया था, सो पिता की तुलना नमक से करने का दंड उसको मिल रहा था। अचानक कहानी के स्वर को धीमा करते हुए थैले को एक तरफ से दूसरी तरफ करते हुए कहा कि मेरे साइड पॉकेट में चॉकलेट है, निकाल लो। मैंने आराम से एक चॉकलेट निकाल लिया। फिर उन्होंने पूछा, और चाहिए? और मेरे जवाब का इंतजार किए बिना बोले, अरे जितने चाहिए ले लो, सब तुम्हारे लिए हैं। इतना सुनते ही मैंने अपनी पूरी मुट्ठी चॉकलेट से भर ली। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों हाथ चॉकलेट से भरे थे और मैं खुशियों के अपने ख्याली संसार में अपने आसपास से बेखबर कुलाचे भर रहा था कि अचानक उन्होंने मुझे बहुत कसकर बाहों में भर लिया और बेतहाशा चूमने लगे। पल में इंसान का चोला जमीन पर पड़ा हुआ था और मेरा सामना एक हैवान से हो रहा था। मुझे अचानक हुए इस आक्रमण का कोई अंदेशा नहीं था। मैंने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, उस दरिंदे ने अपना हाथ मेरे मुंह पर इतनी तेजी से रखा कि मेरी सांसें एक बारगी उखड़ने लगीं। आंखों के आगे घना अंधेरा छाने लगा। कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खत्म सी होने लगी। मैं किसी गहरे कुएं में गिरता जा रहा था। मैं लगभग बेहोशी की सी हालत में था। ये सब अप्रत्याशित तेजी से घट रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल असहाय सा महसूस कर रहा था कि अचानक एक दिव्य शक्ति के संचार ने कुछ करिश्मा किया और मुझे लगा कि हिस लौट रही है। मैंने उसके हाथ पर अपने नन्हे लेकिन नुकीले दांत गड़ा दिए। उसके हाथ से खून का फव्वारा फूट पड़ा और दूसरे पल ही मैं उसके काली गिरफ्त से बाहर आ चुका था। मेरे पांव थरथरा रहे थे। अंधेरे में जो हल्की सी रोशनी दिख रही थी उस ओर गिरते पड़ते मैं भागता चला गया। अंधेरे की गिरफ्त से बाहर बेशुमार रोशनी थी। अंधेरा पीछे छूट चुका था और डाकिया बैरन वापस जा रहा था। रात को जीत तो पाता नहीं, लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। इरफान सिद्दीकी।